हाथरस केस की जांच कर रही एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। काम करने के लिए पीएफआई ने एक नया विंग तैयार किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पीएफआई ने आईएसओ के नाम से नया संगठन खड़ा किया है। अब आईएसओ यानी कि इस्लामिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हर जगह काम करेगा। हमारे सहयोगी रोहित पुनेठा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, नया खुलासा यहां पर तमाम जांच एजेंसियों की ओर से किया गया है कि अब आईएसओ के नाम से एक नए संगठन को खड़ा कर दिया गया है। क्या जानकारी? देखिए बरखा, ये मजबूरी है उनकी, क्योंकि वो पूरी तरह से जो पीएफआई वो बेनकाब हो चुका है। सीए में हमने क्या देखा था, जब सीए के विरोध में देश भर में हिंसा भड़की थी, चाहे वो दिल्ली की हिंसा हो, चाहे वो यूपी में हिंसा हो, चाहे वो लखनऊ में हमने देखा था हिंसा थी, जगह जगह हिंसा हुई थी। उसके लिए सारी की सारी फंडिंग कहां से आई थी? पीएफआई से फंडिंग आई थी। इस केस में भी पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है। इसलिए एजेंसियों ने पीएफआई के जो 4 आरोपी उनको गिरफ्तार किया है, और उन 4 आरोपियों में से एक अतीकुर रहमान वो शख्स है जिसका मुजफ्फरनगर हिंसा से भी ताल्लुक है। सीए में जब हिंसा हुई थी, अतीकुर रहमान नाम का शख्स, तब वो मुजफ्फरनगर हिंसा में भी शामिल था। और यहां पर भी हाथरस की इस मामले को लेकर, इस गैंगरेप कांड को लेकर किस तरह से हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, किस तरह से इसको एक अलग रंग देने की कोशिश की गई, वो सब हमने देखा था। इसका सबसे बड़ा सबूत था बरखा कि जब रातों रात हाथरस में एक वेबसाइट तैयार कर ली गई थी, और उस वेबसाइट में किस तरह से हिंसात्मक बातें लिखी गई थी, किस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद वो तो हमारी एजेंसीज ने फौरन फटाफट इस मामले में एक्ट किया, उसको बंद किया। लेकिन सबूत के तौर पर अभी भी जो उनका हिंसा और घृणा फैलाने वाला साहित्य था, वो अभी भी सबूत के तौर पर है। और 4 आरोपी अभी भी जो हमारी एजेंसीज हैं उनकी गिरफ्त में, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। और एक और अपडेट उसमें मैं आपको दे दूं बरखा, कि ये जो 4 आरोपी हैं उनमें से एक जो है वो केरल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सदस्य बताया जा रहा है। और उस शख्स को बचाने के लिए जिसको हमारी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया है कि वो हाथरस में हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहा था, यूपी में हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहा था, उस शख्स को बचाने के लिए केरल में जो वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन है वो उसके समर्थन में उतर आई। वो वहां पर हंगामे कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारे साथी को छोड़ो। लेकिन जो हमारी एजेंसी से उनके पास इस बात की, जिस तरह बता रहे हैं रोहित, यहाँ पर की जा रही है चारों ही आरोपियों से जिस तरह की चीजें बरामद की हैं, आगे और ज्यादा जो पूरा मामला है वो स्पष्ट हो पाएगा कि और तार कहां से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक एक करके नई नई बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। किस तरह से आईएसओ नाम से एक नया संगठन यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और क्या कुछ साजिशें इसके पीछे रची जा रही हैं, इससे जुड़ी हुई जानकारियां बार बार निकलकर सामने आ रही है। रोहित, आप लगातार नजरें बनाए रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हाथरस कांड में पीड़िता को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है और इस मामले की जांच का जिम्मा एसआईटी के पास अब है। सीएम योगी ने एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत दी है। यूपी पुलिस का यह दावा है कि पीड़ित लड़की के साथ गैंगरेप नहीं हुआ, जख्मों के चलते उसकी मौत हुई। पीड़ित परिवार कहता है कि बेटी के साथ पहले गैंगरेप हुआ, जबान काट दी गई, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। जबकि आरोपी संदीप और उसके परिवार का कहना है कि इस मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। इस मामले में आखिर सच कौन बोल रहा है, किसने सबूतों से छेड़छाड़ की है, किससे कब क्या गलती हुई है और किसकी लापरवाही ने पीड़िता की जान ली है, हाथरस कांड का दोषी कौन है, इन तमाम सवालों के जवाब एसआईटी तलाश रही है। मैं अभी उसी गांव में मौजूद हूँ, बुलगड़ी में, जहां पर पीड़ित का परिवार है। वहां देखिए, वहां ये जो खेत है, इस खेत के पीछे अगर जाएंगे तो पीड़ित का घर है। मैं आज सारे दिन वहां पर था। किसने की सबूतों से छेड़छाड़? किससे, कब और कहां हुई गलती? किसकी लापरवाही ने ली पीड़िता की जान? हाथरस कांड का दोषी कौन है? क्या पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है? रेप भी नहीं हुआ और ना ही गर्दन टूटी, ना रीढ़ की हड्डी टूटी, ना जीभ काटी, तो फिर हमारी बहन मर कैसे गई, ये बताइए। आरोपियों की कहानी में सच कितना है? क्या है संदीप और पीड़िता की दोस्ती का सच? वो जो लड़की की और संदीप का कोई कनेक्शन होगा, बाकी चाचा लोगों से तो बताएगा नहीं। हाथरस के 1000 सवाल। इंडिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट।
और मैं हाथरस में इस वक्त उसी खेत में मौजूद हूं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसी खेत में उस जो पीड़िता है, हाथरस की बेटी है, उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। हाथरस मांगे जवाब। हाथरस कांड में एसआईटी टीम ने अपनी जांच तेज कर दी है। पीड़िता के अंतिम संस्कार के दिन जितने भी लोग वहां मौजूद थे, एसआईटी उन सबसे सवाल जवाब करेगी। कुल 40 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जिनसे इस मामले को लेकर सवाल किए जाएंगे। बीते मंगलवार को एसआईटी की टीम पीड़ित परिवार के घर गई थी। घटना को लेकर तब सवाल किए गए थे। एसआईटी ने आरोपी परिवार के साथ भी बातचीत की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच पूरी करने के लिए एसआईटी को और 10 दिनों का वक्त दिया। 16 अक्टूबर तक एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देनी है और आज 10वां दिन है जांच का। जांच की निगरानी के लिए यूपी सरकार ने डीजी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शलभ माथुर को बतौर नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। बड़ा सवाल यही है कि पीड़िता को न्याय आखिर कब मिलेगा। आखिर हाथरस का सच है क्या? हाथरस के बुलगड़ी गांव से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथरस गैंगरेप मामले में इस वक्त गांव पूरी तरह से शांत है। सिर्फ गांव की जो शांति है उसको तोड़ती है पुलिस के सायरन की आवाज, जैसा कि आप मेरे पीछे सुन भी सकते हैं। पुलिस का आना जाना गांव में बहुत ज्यादा है क्योंकि अंदर पुलिस का बहुत ज्यादा सख्त पहरा है और दिन भर जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो इसी तरह बाहर से अंदर और अंदर से बाहर चलती हैं। दिन भर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो अंदर आते हैं और लगातार लोगों से वो जो वहाँ पीड़ित पक्ष है उनसे बातचीत करते हैं। ये तस्वीरें हाथरस के बुलगड़ी गांव की हैं। इस गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। पीड़िता के घर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आने जाने वालों की निगरानी के लिए बाकायदा एंट्री रजिस्टर भी है। इस वक्त एसआईटी की टीम इस गांव में मौजूद है। वो जल्द मामले से जुड़े 40 लोगों से पूछताछ करने वाली है। हाथरस मामले ने इस वक्त पूरे देश में खलबली मचाई हुई है। पूरे देश में मीडिया की जुबान पर, हर एक शख्स की जुबान पर इस वक्त हाथरस का मामला है और उस हाथरस मामले की जो पीड़ित है उन्हीं के घर पर मैं खड़ा हुआ हूं, उन्हीं के घर की छत पर मैं खड़ा हुआ हूं। और जैसा कि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो देखिए जिस पर छत पर मैं इस वक्त हूं, ये पीड़िता के घर की छत है और ये आरोपी हैं। इतने अगल बगल में जो पीड़ित है, आरोपी हैं, वो हैं। कुल 4 आरोपी हैं जिनमें से 3 का घर तो वो सामने है, हालांकि पेड़ों के बीच है। मैं फिर भी कहूंगा जैसे दिखाएं, पेड़ों के पीछे बिल्कुल जो एक इमारत सी आपको नजर आएगी, गांव में जिस तरह से घर होते हैं वैसा जो घर है वो संदीप सहित जो 3 आरोपी हैं उनका वो घर है और जो चौथा आरोपी है उसका घर ये है। उसके घर हम जाएंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाथरस मामले में डीआईजी शलभ माथुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शलभ पीड़िता के परिवार से मिले हैं और सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया है। मामले की तफ्तीश के लिए शलभ 7 दिन तक बुलगड़ी गांव में ही रहेंगे। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। 16 अक्टूबर तक एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अब ये समझिए कि एसआईटी अपनी जांच किस तरीके से आगे बढ़ा रही है। एसआईटी ने पीड़िता के भाई का बयान दर्ज किया है। पीड़ित के घर, छत का मुआयना किया है। पीड़िता के पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई है। आरोपी परिवार का भी बयान दर्ज किया है। यानी विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो, और ये शुभ लक्षण नहीं है। बीजेपी का दावा है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा, लेकिन विपक्ष इस मामले पर बीजेपी पर जबरदस्त हमलावर है। हाथरस की घटना निश्चित तौर पर झकझोरने वाली है। लगातार उत्तर प्रदेश में रेपिस्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं। सवाल उठता है कि एक तरफ आप एसआईटी की जांच कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीबीआई की जांच की सिफारिश कर रहे हैं, तो आखिर योगी सरकार कहाँ है? उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता सवाल कर रही है। अशोक सिंह का सवाल नहीं है, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता सवाल कर रही है कि योगी जी आपकी इच्छा क्या है? आखिर किनको बचाने का प्रयास हो रहा है? क्या इस लड़की का निर्मम हत्या फॉरेन फंडिंग से हुआ? सवाल ये है कि आदित्यनाथ सरकार का क्या रवैया है। वो शुरू से ही अपराधियों की बचाव में लगे हुए हैं। वो शुरू से ही कानून का धज्जिया उड़ाकर अपराधियों के ऊपर इतनी मुलायम उनका एक पूरा रुख रहा है। इस मामले में पेच इसलिए भी फंसा हुआ है कि पीड़ित और आरोपी परिवार इस घटना की अलग अलग कहानी बता रहे हैं। संदीप समेत बाकी के 3 आरोपी खुद को निर्दोष कहते हैं। उनका कहना है कि पीड़िता की हत्या के पीछे उसका खुद का परिवार है और उन्हें फंसाया जा रहा है। रोहित पुनेठा के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज।
इस हादसे के बाद से ही बुलघड़ी गांव छावनी में तब्दील हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस का ये कहना है कि पीड़ित परिवार को हर तरह की मुमकिन सुरक्षा मुहैया कराई गई है, लेकिन परिवार कह रहा है कि ये सुरक्षा नहीं, पाबंदी है। ये वो जगह है जहाँ पर वो घटना हुई थी पीड़िता के साथ। 25 दिन हो गए हैं, पूरे 25 दिन, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हाथरस गैंगरेप मामले में पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। और इसीलिए एक एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी को 10 दिन का एक्सटेंशन भी मिल गया है और एसआईटी इस सिलसिले में जांच कर रही है। 16 तारीख को यानी कि 16 अक्टूबर को एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और इसीलिए एसआईटी इस सिलसिले में लोगों से पूछताछ भी कर रही है। जब पहले 7 दिन का टाइम मिला था एसआईटी को, तब एसआईटी पूछताछ कर रही थी और यहीं पर जो गांव है बुलगड़ी, जो गांव है पीड़िता का, वहां पर एसआईटी की टीम पहुंची थी और पूछताछ कर रही थी। 3 सदस्यीय एसआईटी है, जैसा कि मैं बार बार बताता हूं। 3 बड़े जो अफसर हैं वो इस एसआईटी में हैं। 3 बड़े आईपीएस, गृह सचिव भगवान स्वरूप जो कि एक बड़े आईपीएस अधिकारी हैं। उसके अलावा एसआईटी में डीआईजी चंद्र प्रकाश हैं। उसके अलावा एसआईटी में एसपी पूनम हैं। ये 3 अधिकारी हैं जो कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है हाथरस का सच सामने लाने की। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो आप खेत देख रहे हैं, इन्हीं खेतों में कहीं ना कहीं हाथरस का सच छिपा है। ये इस तरफ देखिए, लोग यहाँ भी आपको देखेंगे। सड़कों पर अब आवाजाही हो रही है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपना अपना जो काम है उसको कर रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि ये लोग जो हैं वो सच अच्छी तरह से जानते हैं कि सच क्या है। आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है और पूरा सच कल्पना से ज्यादा विचित्र। आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच कॉल डिटेल यानी सीडीआर सामने आने के बाद अब जेल में बंद चारों आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताते हुए इस केस में ऑनर किलिंग का हैरान करने वाला दावा किया है। हाथरस मामले ने इस वक्त पूरे देश में खलबली मचाई हुई है। पूरे देश में मीडिया की जुबान पर, हर एक शख्स की जुबान पर इस वक्त हाथरस का मामला है। और उस हाथरस मामले की जो पीड़ित है, उन्हीं के घर पर मैं खड़ा हुआ हूं, उन्हीं के घर की छत पर मैं खड़ा हुआ हूं। और जैसा कि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो देखिए, जिस पर छत पर मैं इस वक्त हूं, ये पीड़िता के घर की छत है और ये आरोपी हैं। इतने अगल बगल में जो पीड़ित है, आरोपी हैं, वो हैं। कुल 4 आरोपी हैं, जिनमें से 3 का घर तो वो सामने है, हालांकि पेड़ों के बीच है। मैं फिर भी कहूंगा जैसे दिखाएं, पेड़ों के पीछे बिल्कुल जो एक इमारत सी आपको नजर आएगी, गांव में जिस तरह से घर होते हैं, वैसा जो घर है वो संदीप सहित जो 3 आरोपी हैं उनका वो घर है। और जो चौथा आरोपी है उसका घर ये है। उसके घर हम जाएंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जेल में बंद चारों आरोपी संदीप, रवि, लवकुश और रामू ने हाथरस के एसपी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आरोपियों ने दावा किया है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। आरोपी संदीप ने दावा किया है कि उसकी पीड़िता से दोस्ती थी, लेकिन परिवार को ये दोस्ती रास नहीं आई। आरोपी संदीप ने लिखा है, घटना वाले दिन खेत में पीड़िता से मुलाकात हुई। उसकी माँ और भाई भी साथ थे। पीड़िता के कहने पर मैं तुरंत घर चला गया और वहां अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा। मुझे कुछ देर बाद गांव वालों से पता चला कि मेरी पीड़िता की दोस्ती थी और मां ने उसे मारा पीटा। पिटाई के कारण उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में वो मर गई। उसके साथ जाके हमने जब देखा है तो लड़की जमीन पे पड़ी हुई है और उसकी माँ चारा काट रही है। थोड़ी देर पहले उसका भाई चारा लेके अपने घर को चलाया है। उसकी माँ ने नहीं मारा, उसके भाई ने नहीं मारा, तो किसने मारा वहाँ पे? और तो कोई है नहीं था वहाँ। एक खुलासा पीड़िता के भाई और आरोपी की कॉल डिटेल को लेकर भी हुआ है। मुख्य आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार के बीच 5 महीने में 104 बार बातचीत हुई थी, जिसमें से पीड़िता के भाई ने 62 बार कॉल किया था, जबकि आरोपी संदीप ने 42 कॉल किए और 26 फरवरी को 19 बार बात हुई थी। वो तो कागज अपने बचाव करेंगे, हमें तो कागज, हमें बेटी को न्याय चाहिए, चूँकि हमें तो हमारी बेटी भी ना रही और हमें तो न्याय भी न्याय मिल लो, तो हमारे ऊपर तो और जी दबाव और बनाया जा रहा है। अब जैसी सरकार समझे वैसे करे, हम तो कुछ बोल ना सकते, क्या बोलें। हमारी तो बेटी भी चली गई और हमारे का तो न्याय में भी उलझन है। पीड़िता के परिवार का दावा है कि उनका आरोपी से कोई संपर्क नहीं था। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर हाथरस केस की हकीकत क्या है। यूपी की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में रेप की बात से इनकार कर रही है। ऐसे में अहम सवाल, क्या पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ? क्या सच छुपाने की कोशिश की जा रही है? रेप नहीं हुआ तो आधी रात में अंतिम संस्कार क्यों किया गया? कई ऐसे और सवाल हैं जो हाथरस की आधी अधूरी सच्चाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
तो पीड़ित परिवार हैवानों की दरिंदगी से तो परेशान था ही, पुलिस ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी की जंग हार गई। इस पूरे मामले में केस दर्ज करने कराने की भी अपनी दास्तान है। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। चौदह सितंबर की घटना और आज 9 अक्टूबर। अंजाम तक अब तक नहीं पहुंची मामले की जांच। केस दर्ज करने में पुलिस ने क्यों दिखाई लापरवाही? ये वो सवाल हैं जो पीड़िता के परिवार को आज भी परेशान कर रहे हैं। घटना के दिन ही मामला दर्ज कर लिया गया होता और कार्रवाई तेजी से हुई होती तो आज मामले की तस्वीर कुछ और होती और शायद पीड़िता हमारे बीच होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल शुरू में पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं। जब ये सारा कुछ नहीं हुआ, रेप भी नहीं हुआ और ना ही गर्दन टूटी, ना रीढ़ की हड्डी टूटी, ना जीभ काटी, तो फिर हमारी बहन मर कैसे गई ये बताइए। इस चीज का भी जो जवाब दीजिए। आप लोग सारा सबूत खत्म कर देंगे, हम लोगों को एकदम दबाव में डाल दिया है। ये हमारे साथ क्यों इतना अत्याचार कर रहे हैं, हमारी बहन के साथ इतना अत्याचार कराएं। मामले की शुरुआत में पुलिस थोड़ी सक्रिय हुई, वो भी हल्के मन से। पुलिस ने पहले इस मामले में एक आरोपी संदीप के खिलाफ जानलेवा हमला SC/ST उत्पीड़न अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। संदीप की गिरफ्तारी के बाद 19 सितंबर को पुलिस जब तक पीड़िता का बयान लेने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज पहुंची, उसने इस मुकदमे में छेड़खानी की धारा 354 भी जोड़ दी। 22 सितंबर को जब पीड़िता ने लड़खड़ाती आवाज में गैंगरेप की बात कही और 3 और लड़कों लवकुश, रवि और रामू का नाम लिया तो पुलिस सख्ते में आ गई और मुकदमे में गैंगरेप की धारा 376D जोड़ते हुए चारों आरोपियों को गैंगरेप का आरोपी बनाया। इसके लिए वहां के बीजेपी सांसद की बेटी ने पत्र लिखकर पुलिस पर दबाव बनाया था। बड़ा सवाल है कि पुलिस से न्याय पाने के लिए क्या किसी बड़ी हस्ती के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी? ऐसा रहा तो फिर न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हाथरस मामले में सबसे पहली FIR दर्ज हुई थी 14 सितंबर को, यानी कि जब ये रिपोर्ट किया गया, जब ये बताया गया कि इस दिन वारदात हुई है। लेकिन उस दिन रेप की बात सामने नहीं आई थी। उस दिन जब शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़िता का परिवार पहुंचा था चंदपा थाने, जो मेरे बिल्कुल सीधे हाथ पर है, सीधे हाथ पर खेत है, खेत के उस पार चंदपा थाना है। बिल्कुल यहाँ से मुझे लगता है मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पर चंदपा थाना होगा। वहां पर FIR दर्ज हुई थी। सबसे पहली FIR दर्ज हुई थी जिसमें 307 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 307 धारा का मतलब होता है कि जबरदस्ती करना, मारपीट करना और उनके साथ मारपीट करना। तो मारपीट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। जानलेवा हमले के तहत 307 के तहत केस दर्ज किया गया था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद यानी कि 19 सितंबर को जो मामला है वो 354 की जो धारा है उसमें बढ़ा दी गई थी। तब तक यानी कि 19 सितंबर तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में। लेकिन 19 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक इस मामले में एक एक करके जो चारों आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई। यानी कि 22 सितंबर को इस मामले में 22 सितंबर को सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि 22 सितंबर को पीड़िता ने गैंगरेप के आरोप लगाए थे। मामले में आज हालत ये हो गई है कि गैंगरेप की पूरी वारदात को ही नकारने की कवायद चल पड़ी है। SIT ये पता लगाने में जुटी है कि गैंगरेप हुआ था या नहीं। आरोपी जेल से खत लिख रहे हैं कि वो निर्दोष हैं और पीड़ित पक्ष पर ऑनर किलिंग का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पीड़िता ने खुद की लड़खड़ाती जबान से चारों आरोपियों के नाम लेकर उस वक्त गैंगरेप का आरोप लगाया था जब वो अलीगढ़ मेडिकल अस्पताल में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रही थी।